उसके लिए हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक चल रही थी और हमने जो 5वां पेपर है उसके 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अगला 14वां नंबर जो चैप्टर है वो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे, उससे संबंधित है। इसमें कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन है और उसमें सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है क्या, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड और चिकित्सा से संबंधित क्या चुनौतियां हैं। हमारे यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, आधारभूत सुविधाएं नहीं है, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, मेडिकल, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बताना गया है। यानी स्वास्थ्य, पहला जो क्वेश्चन था वो ये बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की क्या स्थिति है, क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, और फिर पूछ रहा है कि सरकार क्या कदम उठा रही है, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक है ना। और तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है किस चीज़ के बारे में, कुल प्रजनन दर के बारे में, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। जो कुल प्रजनन दर हमारे उत्तर प्रदेश की है जो राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है कि फर्टिलिटी रेट को कम किया जा सके। यानी तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जो कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, इसे निर्धारित स्तर पर लाने के लिए, यानी राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रजनन दर है उसी के आसपास लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है उसका उल्लेख करना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। अगला जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो चलाया था आयुष्मान योजना, आयुष्मान कार्ड जारी होता है और इसके तहत गरीब व्यक्ति जो बीपीएल परिवार वाले होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं और सारे होते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष बीमा प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य से संबंधित। हमारे परिवार में भी मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी स्वास्थ्य का खर्चा नहीं उठा पाता, तो सरकार उनका खर्चा वहन करती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर। तो उसी से संबंधित है जो सरकार लेके आई है आयुष्मान भारत योजना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह योजना कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, विवेचना कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है कि कैसे कारगर हो सकती है, वही सब बताएंगे। जो पांचवा हमारा क्वेश्चन है वो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित है कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति क्या होती हैं और यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कितनी कारगर साबित हो सकती है, विवेचना कीजिए। जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां वो कौन कौन सी आती हैं, जैसे परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां के रूप आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे आयुर्वेद आ जाती है, प्राकृतिक चिकित्सा आ जाती है, यूनानी आ जाती है, सिद्ध आ जाती है। सिद्ध वही थी जो बौद्ध जो होते थे, बुद्धिस्ट होते थे, 84 या 86 कुछ सिद्ध हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं सिद्धों ने जो इलाज करने की जो पद्धति खोजी थी उसी को कहते हैं सिद्ध। ये तमिलनाडु साइड इसकी खोजी थी। इसी तरह होम्योपैथी हो गई, सोवा रिम्पा हो गया, ये सारी इनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सरकार क्या कर रही है और किस प्रकार से ये हमारे प्रदेश को स्वास्थ्य, प्रदेश की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको सही करने में, हल करने में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। छठवां नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बनाया गया जाने वाला कार्ड। एक है आयुष्मान भारत योजना जो स्वास्थ्य संबंधित योजना है जिसके तहत नागरिकों को अगर बीमार पड़ते हैं तो सरकार बीमा उपलब्ध करा करके पैसा देती है, और दूसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत एक कार्ड प्रदान किया जाता है और उसमें क्या होता है, सारी जानकारी होती है मरीज की बीमारी से संबंधित, मरीज से संबंधित कब कब दौरा पड़ा था, कि क्या ब्लड ब्लड ग्रुप है, क्या क्या इस चीज़ को किससे बचाओ, तो एक रिपोर्ट होती है, क्यूआर कोड होता है, ये कार्ड प्रदान किया जाता है। तो उससे किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो आसानी से उसको पता चल जाएगा, फाइल लेके जाना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ करके। तो ये कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन है। अब एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, उन पर प्रकाश डालिए। तो क्या है हमारा उत्तर प्रदेश, अगर भूमिका इसकी लिखने की बात करेंगे तो यही कहेंगे हमारा उत्तर प्रदेश वर्तमान में 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इतने बड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित अनेक प्रकार की चुनौतियां व्याप्त हैं। जैसे
उत्तर किताब में क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। इसको डायरेक्ट शुरू कर दिया। कौन कौन से स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधित चुनौतियां हैं? स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित चुनौतियों की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी उत्तर प्रदेश में क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहले हमारे यहाँ पे चुनौती है कि हमारे यहाँ पे बुनियादी ढांचा सही नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल होते हैं, सामुदायिक केंद्र होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अविकसित हैं, सही तरीके डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ पे क्या है, झोला छाप, अब डॉक्टर नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो दवाएं हैं, चिकित्सा उपकरण है, इनमें महंगे हैं, बहुत ज़्यादा दवाएं और चिकित्सा उपकरण महंगे स्तर पर होते हैं। हमारे यहाँ पे देखा जाए तो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, यानी जन्म के समय जो माता होती है वो डिलीवरी के समय माता मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं कई, ये राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, ये भी एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। अगर तेजी से बच्चे जन्म देंगे, मतलब माता जैसे है, एक औरत है वो बच्चे पैदा कर रही है, तो कम बच्चे पैदा करेगी तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों की देखभाल भी हो पाएगी, तो महिला भी अच्छी रहेगी, बच्चे भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो महिला बच्चों को भी ध्यान नहीं रख पाएगी और बच्चे भी सही तरीके, तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर भी हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण चुनौती। हमारे यहाँ पे जो उच्च मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर है, वो महत्वपूर्ण चुनौती है। महिलाओं और बच्चों में एक महत्वपूर्ण समस्या कुपोषण का उच्च स्तर है। हमारे यहाँ पे पोषण तो होता नहीं है, गरीब आदमी है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को कहाँ अच्छा खाना खिला पाएगा, कहाँ, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। संचारी गैर संचारी रोगों का बड़े स्तर पर प्रसार होता है। जैसे मौसम बदलता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों के अंदर आने लगती हैं। लोगों को झोला छाप डॉक्टरों तथा प्राइवेट डॉक्टरों जो अस्पताल हैं उनके शोषण से बचाना भी एक बड़ी चुनौती है गाँव गाँव, क्योंकि सरकारी तंत्र या डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका प्रसार तो है नहीं गांव गांव, तो यही झोला छाप डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर यही तो इलाज करते हैं और अच्छे दम भर के उनको लूटते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं। तो उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या, लगभग 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। इतनी विशाल जनसंख्या की स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे का अभाव दिखाई देता है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। जो राज्य में हमारे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा है वो कम है, विकसित नहीं है, अल्प विकसित है, इसकी कमी दिखाई देती है, अभाव दिखाई देता है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं? एक भाग हो सकता है अवसंरचना संबंधी अभाव, यानी हमारे पास अपर्याप्त अस्पताल है, अस्पताल नहीं, उसकी बिल्डिंग नहीं है, चिकित्सा उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस की कमी है, ये अवसंरचना संबंधी अभाव। एक होता है संसाधन संबंधी अभाव, संसाधन में हमारे पास मानव संसाधन नहीं है, जैसे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाओं की कमी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अवसंरचना संबंधी अभाव में क्या है कि हमारे यहाँ पे अस्पताल नहीं है पर्याप्त संख्या में, और चिकित्सा उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। संसाधन संबंधी अभाव में क्या है, वार्ड बॉय, नर्स, डॉक्टर, आवश्यक दवाएं, ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर दूसरी, ये पहली जो चुनौती है बुनियादी ढांचे से संबंधित, अगर प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियां देखने को मिलती है। फिर दूसरी जो चुनौती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों की अगर बात करें तो पहले है बुनियादी ढांचे से संबंधित चुनौतियां, दूसरी चूंकि है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है हमारे यहाँ पे वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो चिंता का विषय है। जो राष्ट्रीय औसत, चूंकि राष्ट्रीय औसत जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है वो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 167 है। हमारे यहाँ पे अगर बात करें जो 17-19 के बीच में जब एक सर्वे हुआ था, SRS सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017-19 में जो मातृ मृत्यु दर थी वो कितनी थी, 167 थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 97 है। तो कितनी ज्यादा है, सोच के देखो कितनी उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर है। इसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर क्या है, प्रति हजार में 38 प्रति हजार है। राष्ट्रीय औसत, राष्ट्रीय स्तर पर 28, जहां बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों में 28 बच्चे मरते हैं, तो वहीं हमारे प्रदेश में 38 बच्चे मर जाते हैं। यानी हमारे जो प्रदेश में मातृ मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। हमारे यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कैसे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 5वें नंबर का 19 से 20 के अनुसार क्या है, राज्य की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 है। यानी 2019 और 21 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके अनुसार जो कुल प्रजनन दर है वो 2.4 है। लेकिन ये भी राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर
पर कितना है, वो 2.2 से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर कितना है, कुल प्रजनन दर का राष्ट्रीय स्तर है 2, लेकिन उससे ये 2.4 है। ध्यातव्य तो है, यानी ध्यान रखने वाली बात है कि कुल प्रजनन दर 2.1 से कम होने पर ही जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यानी कुल प्रजनन दर अगर हमारी 2 हो जाएगी या 2 से कम हो जाएगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर भी एक बड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौती आती है। दूसरी चीज आती है कुपोषण की समस्या, महिलाएं और बच्चे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी जैसे महिलाएं और बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। ऐसे में इन्हें पोषण युक्त आहार उपलब्ध करा करके बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती होती है। प्रायः प्रदेश में संचारी और गैर संचारी रोगों का प्रसार देखने को मिलता है। हमारे प्रदेश में अगर देखा जाए तो प्रायः प्रदेश में संचारी और गैर संचारी रोगों का प्रसार देखने को मिलता है। हाल ही में जो संचारी गैर संचारी रोग है इनका प्रसार देखने को मिलता है। कोविड-19 महामारी के समय अस्पतालों में हमको जो कोविड-19 जब महामारी आई थी तो बड़े बड़े जो विधायक थे उनको तक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया था, बेड नहीं मिल पाया था। यानी महामारी संचारी गैर संचारी रोगों के समय जैसे कोविड-19 हो गया कोई महामारी, उसके समय अस्पतालों में मरीजों को क्या नहीं मिल पाता, बेड, डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि की कमी देखी गई है। प्रतिवर्ष अगर देखा जाए और एक बड़ी चुनौती है, स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है, तो प्रतिवर्ष प्रदेश के पूर्वांचल जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे हजारों बच्चे जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार, जिसको जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, उसके शिकार होते हैं। इसके अलावा हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पेचिस, टीबी जैसी बीमारियों से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इन रोगों के प्रसार पर नियंत्रण स्थापित करना राज्य के समक्ष एक प्रमुख चुनौती आती है। इसके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां हैं। कौन कौन से अन्य चुनौती आती हैं? अन्य चुनौतियों में क्या आता है, जैसे झोला छाप डॉक्टर से बचाना है। हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से बचाना है। उसमें बड़ी चीज है जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो निजी अस्पताल हैं उनके आर्थिक शोषण से बचाना है। ठीक है, जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे हम जीवन रक्षक जो दवाएँ होती हैं बहुत महंगी होती हैं तो उनको सस्ती कीमतों पर उनको उपलब्ध करा पाए। जो उपकरण होते हैं जीवन से संबंधित, जीवन बचाने से संबंधित, उनको उपलब्ध कराया जाए। सस्ती दर पर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा सके, नकली दवाओं पर नकील लगाया जा सके। ये सारी चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं अगर मोटा माटी समझें तो यही आ जाता है। पहली चुनौती ये आती है कि बुनियादी ढांचे का अभाव है। अवसंरचना संबंधी बुनियादी ढांचा हो गया और संसाधन संबंधी बुनियादी ढांचा हो गया। हमारे यहाँ पे अस्पताल नहीं है, चिकित्सा उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस की कमी आती है। उसी तरह मानव संसाधन में अगर बात करें तो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, आवश्यक दवाएं नहीं है। हमारे यहाँ पे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, ये बड़ी चुनौती है। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। जो कुल प्रजनन दर है वो 2.4 है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितना है, 2 है, जो अधिक है। अगर 2 से कम हो जाए या 2 हो जाता है तो क्या होता है, जो जनसंख्या होती है वो स्थिर हो जाती है। कुपोषण से बड़ा बुरा हाल है। महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में कुपोषण है। इनको पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती आती है। जो संचारी गैर संचारी रोग आते हैं उनको प्रसार देखने को मिलता है प्रायः। जैसे कोविड-19 महामारी के समय बड़ी समस्या देखने को मिलती थी। जो मरीज थे हमारे उनको बेड, डॉक्टर, दवा, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो प्रतिवर्ष हजारों हजार बच्चे मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार अर्थात जापानी इंसेफ्लाइटिस के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा और कई सारी जो बीमारियां होती हैं, जो संचारी गैर संचारी बीमारियां होती हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पेचिस, टीबी, इन बीमारियों से प्रतिवर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इन रोगों के प्रसार पर नियंत्रण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती आती है। इसके अलावा ये कई चुनौतियां हैं जिनसे अपने नागरिकों को बचाना होगा। झोला छाप डॉक्टरों से बचाना है, निजी अस्पतालों के आर्थिक शोषण से बचाना है क्योंकि बहुत लूटते हैं भाई। ठीक है, जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है। ये भी एक बड़ी चुनौती आती है कि हमारी प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करे, लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए, नकली दवाओं पर नकेल कसे। ठीक है, जो ये वाला पहला वाला हमारा क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अब सरकार इनको चुनौतियों से निपटने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या काम कर रही है इसके बारे में बताना है। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए
कदमों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या होता है कि ये एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इसमें क्या है, पुरानी चीज़ों का ही भी हम जिक्र करेंगे, केंद्र की चीज़ों का भी जिक्र करेंगे जो केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार ने भी जो महत्वपूर्ण काम किया, जो पहले किया है, जो अभी कर रही है, और जो बजट में किया है, उनको भी शामिल करेंगे। अब आप पृष्ठभूमि के लिए इसको आंसर को पढ़ लेंगे, लेकिन इन चीज़ों, इन पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, और जो बजट में नई नई चीज़ें आएंगी, नई नई योजनाएं आएंगी स्वास्थ्य से संबंधित, उनको भी 2-4 पॉइंट में लिख दिया जाएगा। तो सारगर्भित उत्तर होगा जो सारी चीज़ों को शामिल करते हुए हो। तो वही इसकी प्रस्तावना हो सकती है कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होता है, स्वास्थ्य संबंधी इतनी समस्याएं व्याप्त हैं, इतने ज़्यादा बेड नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, और सरकार इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास कर रही है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है। क्या क्या कदम है? सरकार ये सोच रही, सबसे पहली चीज़ है जो आधारभूत ढांचे, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में हमने सबसे पहले देखा था, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, सारी कमी देखी थी, और अस्पताल नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं, तो उसके लिए डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित, बुनियादी ढांचा की दूर करने के लिए क्या कर रही है, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रही है। यानी प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। जो 2023-24 का बजट आया था उसमें ये बात आई थी कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत 45 जनपद जो है मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हो चुके हैं। यानी 23-24 के बजट के अनुसार ये कहा गया था कि जो एक जनपद एक 23-24 के जो बजट में हमारे एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना आई थी, उसके तहत हमारे जो 45 जनपद है वो उस बजट के अनुसार आज देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज से आच्छादित हो चुके हैं। उनमें 45 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज खुल चुका है। 14 जनपद ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अभी भी निर्माणाधीन है। 16 जिलों में क्या है, पीपीपी मॉडल पर निर्माणाधीन है। यानी हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ थी, चिकित्सा संबंधी चुनौतियाँ थी कि हमारे यहाँ पे अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, तो उसी तहत ये बजट में लाकर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना उत्तर सरकार द्वारा लाई गई, और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी की बात करें तो 45 जनपद ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 14 में बन रहे हैं, और 16 में पीपीपी मॉडल पर निर्माणाधीन है। दूसरी चीज ये क्या है कि हम देखते होंगे कि जो गरीब आदमी होता है बीमार हो जाता है, और जैसे ही गरीबी के दलदल में, बीमारी के दलदल में जाता है, वो और गरीब होता चला जाता है। तो उसी खर्च को बचाने के लिए जो गरीब होते हैं, बीपीएल परिवार होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लेके आए थे। क्या लेके आए? आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो केंद्र सरकार की योजना थी, और इसके तहत क्या किया गया था, प्रदेश सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत यानी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जो हमारी प्रदेश सरकार है, वो केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी योजना चलाई थी, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका हमारी प्रदेश सरकार सफलतापूर्वक प्रदेश में क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को, जो भी ये कार्ड बनवा लेते हैं परिवार, तो जितने भी परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं, इनको 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। यानी 5 लाख रुपए तक कोई भी बीमारी होगी, 5 लाख रुपए का खर्च आएगा तो वो सरकार वहन करेगी। आयुष्मान भारत पर आने वाला जो भी खर्च होता है, यानी आयुष्मान भारत योजना पर आने वाले व्यय को केंद्र और राज्य सरकारें 60 और 40 के अनुपात में आपस में वहन करती हैं। तो केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना थी, इसको हमारी प्रदेश सरकार सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये कार्ड नहीं बनवा पाए थे, या किसी वजह से बनवाने से रह गए थे, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। तो हमारी प्रदेश सरकार ने काम किया कि जो इसके दायरे में नहीं आते थे, आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आने वाली, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनके लिए राज्य सरकार ने 2019 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लेके आई। यानी प्रदेश सरकार ने जो केंद्र की प्रधानमंत्री जन आयुष्मान भारत योजना थी उसको तो लागू किया, लेकिन जो कमियां उसकी रह गई उसको पूरा करने के लिए जो कई लोग जो इसमें शामिल नहीं किए गए थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन इस योजना के अंतर्गत नहीं आते थे, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार से सरकार ने जो निमोनिया से, बहुत सारी निमोनिया होता है फेफड़ों संबंधित बीमारी, तो हमारी सरकार निमोनिया से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए
2020 से ही सांस नामक कार्यक्रम संचालित कर रही है। यानी सांस नामक कार्यक्रम क्या है? निमोनिया से होने वाली मृत्यु, निमोनिया से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए हमारी सरकार निमोनिया से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए सांस नामक कार्यक्रम का संचालन कर रही। इसी प्रकार से सरकार क्या कर रही है? टीबी के उन्मूलन के लिए भी कार्यक्रम चला रही है। 75 जिलों में, प्रदेश के समस्त जिलों में 75 जिलों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत टीबी के जो रोगी होते हैं उनका पंजीकरण कराया जाता है, उनकी टीबी है कि नहीं उसकी जांच कराई जाती है, और जांच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती है। जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत चाहे पंजीकरण कराना हो रोगी का, जांच करानी हो, पूरा का पूरा उपचार कराना हो, इलाज कराना हो, सारा का सारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाता है। और ये योजना 75 जिलों में कार्य कर रही है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम है, उसका भी जो हमारी प्रदेश सरकार है, जो केंद्र की सरकार ने जो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया है, उसका भी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है। सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करके जो 60 साल से अधिक आयु के लोग होते हैं उनको, वृद्धजनों को मुफ्त में चश्मा उपलब्ध कराया जाता है, और जरूरत पड़ती है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया जाता है। ये सब मुफ्त होता है। तो इसी तरह से जैसे क्षय रोग, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, निमोनिया से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए सांस कार्यक्रम चलाया गया था, अंधे लोग जो होते हैं, जिनकी दृष्टि बाधित लोग होते हैं, कोई समस्या हो जाती है आई विजन में, तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इसके तहत मुफ्त चश्मा दिया जाता है। जो 60 साल से अधिक उम्र के वृद्धजन होते हैं, मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। और इसी तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है, जिसके तहत 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से जो थोड़े से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो जिनको थोड़ा सा, जिनका दिमाग थोड़ा सा सही से काम नहीं करता, तो राष्ट्रीय मानसिक, जैसे पागल जिनको कहते हैं, तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिला अस्पतालों में गंभीर, जो जिला अस्पताल होते हैं उनमें गंभीर मानसिक बीमारों, जो गंभीर मानसिक विकार होते हैं, उनके उपचार के लिए, संदर्भन के लिए व्यवस्था की गई है। यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गंभीर मानसिक विकार होते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिसको बाइपोलर विकार कहते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है, गहन अवसाद होता है, बहुत ज़्यादा आदमी टेंशन में, तनाव में चला गया, अवसाद में चला गया, सीजोफ्रेनिया हो गई, इनके इलाज कराया जाता है, उपचार और संदर्भन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार, ठीक है, इससे प्रभावित क्या, पूर्वांचल के हमारे कुछ जिले प्रभावित होते थे जहाँ बच्चों को ये हो जाता था। तो प्रदेश सरकार द्वारा जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार के मूल, पूरा जड़ से उन्मूलन करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रभावित जो जितने जिले हैं उन पर निरंतर सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल की सभी सिक न्यूबॉर्न केयर इकाइयों में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश सरकार जो संचारी गैर संचारी रोग होते हैं इसके नियंत्रण भी के लिए भी काम कर रही है। हमारी प्रदेश सरकार डेंगू, मलेरिया, कालाजार सहित अन्य सभी संचारी रोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दस्तक या विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का संचालन कर रही है। यानी दस्तक कार्यक्रम का संचालन कर रही है, या इसी को कहें विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में जितने जिले हैं उनमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों, ठीक है, 10 जानलेवा बीमारियों से बचाव करने के लिए, यानी जितने भी हमारे जिले हैं उनमें जो छोटे बच्चे होता है, जिसको कहते हैं 0 से 5 साल तक का बच्चा होता है, उसको अगर पोलियो, टीबी, गला घोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, जेई, खसरा, डायरिया ये हो जाती है, तो इन सारे रोगों से बचाव के लिए जो छोटा बच्चा है 0 से 5 साल तक का बच्चा है, तो इन रोगों से बचाव के लिए, ठीक है, साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को टिटनिस से बचाव के लिए नियमित रूप से टीकाकरण कराया जा रहा है। यानी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है प्रत्येक जनपद में। हमारे यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जो सकल प्रजनन दर 2.4 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 था 2020-21 में हुआ था, उसके अनुसार हमारी सकल प्रजनन दर 2.4 है। इसको 2030 तक 1.7 के स्तर पर लाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 2 बच्चों के बीच के जो अंतराल है उसको बनाए रखने
हेतु सभी संभावित उपाय राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। पुरुष और महिला नसबंदी की सुविधा इसीलिए इसी के तहत प्रदान की जा रही। गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, तो प्रजनन दर रोकने के लिए। इसी तरह जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हो रही, इसमें कमी लाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है ना, इसके लिए सरकार ये चाहती है कि अगर डिलीवरी, ठीक है ना, संस्थागत स्तर पर होगी, डॉक्टर करेंगे, ठीक है, डॉक्टर करेंगे, जो अस्पताल में होगी, सरकारी अस्पताल में होगी, तो बच्चा भी बच जाएगा, माँ भी बच जाएगी। तो उसी लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। जननी सुरक्षा योजना लेके आई थी कि 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये इतना दिया जाएगा अगर कोई सरकारी अस्पताल में या संस्थागत स्तर पर ये कराएगा, इसको क्या कहते हैं, डिलीवरी कराएगा। तो उसी तरह है हमारी प्रदेश सरकार क्या कर रही है, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए तथा संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए कि जो संस्थागत पहले क्या होता था, आप देखिए अपने दादा दादी नाना नानी से बात करिए तो पता चलेगा सबका जन्म जो हुआ है, हमारा भी जन्म हुआ है, तो गांव में कोई दाई होती थी, ठीक है, औरत होती थी, वही बच्चे का जन्म करवाती थी। तो इससे बड़े खतरे होते हैं, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, बच्चे को कोई बीमारी लग जाने का खतरा रहता है। उसी को रोकने के लिए सरकार ये चाहती है कि कोई प्रशिक्षित डॉक्टर, अस्पताल, जो संस्थागत स्तर पर कोई संस्था है वो प्रसव कराए। तो इसीलिए इसमें कमी लाने के लिए और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए निम्नलिखित सरकार योजना चला रही है। कौन कौन सी योजना चला रही है? सरकार चला रही है एक जननी सुरक्षा योजना 2005 से जननी सुरक्षा योजना चला रही है, जिसके तहत अगर संस्थागत प्रसव कोई महिला कराती है तो उसको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना जो चलाई जा रही है और 2011 से इसको और बढ़ा दिया गया कि गारंटेड निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जा रही है 2011 से। 17 से क्या हुआ, 17 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पहले जीवित जन्म के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो जननी सुरक्षा योजना आई थी, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो गर्भवती, जो अगर कोई महिला संस्थागत स्तर पर प्रसव कराती है तो 1,000 रुपया दिया जाता था। 2011 में आ गया कि निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 17 में ये बात बताई गई मातृ वंदना योजना के माध्यम से कि अगर कोई पहला बच्चा होता है, गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, या स्तनपान कर रहे बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, ठीक है ना, तो एक बच्चा जो पहले जीवित जन्म के लिए उसको 3 किस्तों में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। तो एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे 2 तरह की होती है। एक एम्बुलेंस होती है 102 नंबर की, एक होती है 108 नंबर की। तो 108 नंबर वाली तो नॉर्मल सी होती है, जिसमें कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हो गया या कोई बीमार व्यक्ति हो गया तो आकस्मिक परिस्थितियों में निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो ये 108 नंबर वाली आती है, कोई बीमार हो गया तो 108। लेकिन अगर गर्भवती महिला से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको कोई दिक्कत हो रही, तो उसको जो एम्बुलेंस लेने आएगी तो 102 नंबर की आएगी। 1 वर्ष तक का कोई बच्चा है, उसकी आयु 1 वर्ष तक की आयु के शिशु को घर से अस्पताल लाने की सुविधा 102 के तहत प्रदान की जाती है। यानी सरकार द्वारा नेशनल एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की गई, ठीक है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार इस प्रकार से देखिए कितने प्रकार के कार्य कर रही है स्वास्थ्य तथा चिकित्सा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न सेवाएं सुविधाएं आम जनता को प्रदान की जा रही हैं। किंतु अगर देखा जाए, अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये सुविधाएं अपर्याप्त साबित हो रही हैं। निष्कर्ष में तो थोड़ा सा ये टच देंगे ही। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार जो 2021 में आई थी, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर बिहार के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है। सोच के देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बिहार के बाद ही, बिहार से थोड़ा सा ऊपर हैं, बाकी कितने नीचे हैं कि प्रदेश में सबसे नीचे हम, उड़ीसा भी से भी नीचे हैं, मध्य प्रदेश से नीचे हैं, राजस्थान से नीचे, सबसे नीचे। बिहार के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर। अभी राज्य सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक व्यय एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। जो अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो प्रजनन दर के बारे में है। कुल प्रजनन दर, जो उत्तर प्रदेश में जो कुल प्रजनन दर है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रजनन दर है, तो उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रजनन दर है उससे बहुत ज़्यादा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर भी
कम हो जाए। जब कम होगी तो जनसंख्या कम होगी, और जनसंख्या कम होगी तो हमारे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। ठीक है, उसी लिए सरकार तरह तरह से प्रयास कर रही है। क्या क्या प्रयास कर रही है वो भी हम देखेंगे इसमें चल के। सरकार क्या चाहती है कि दो बच्चों के बीच में जो जन्म का अंतर है वो बढ़ जाए। अगर दो बच्चों के बीच में जो जन्म अंतर बढ़ जाएगा तो महिलाएं कम बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि पैदा ही थोड़ी करती रहेंगी कि 25 साल तक 50 साल तक पैदा करें। ठीक है ना। तो दो बच्चों के बीच में अगर 4 साल का अंतर होगा तो कुल मान लो 10 साल में बच्चे पैदा करेंगे तो 3 या 4 बच्चे पैदा करेंगे। तो दो बच्चों के बीच में जन्म के अंतर को बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि जनसंख्या कैसे नियंत्रण होगी, जब नसबंदी होगी, महिला और पुलिस जो नसबंदी है उसकी सेवाएं प्रदान कराई जा रही हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब होता है यानी परिवार जो हो नियोजित हो, ऐसे नहीं कि भगवान दे रहा है हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, पैदा करे चलाए जाते हैं, 8-10 जितने हो गए तो ये दिक्कत है ना। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा, और आपको भी सही चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, देख रेख में बच्चों को भी सही नहीं रहेगा, आप भी नहीं सही तरीके से कर पाएंगे। उसी लिए आपका परिवार नियोजित होना चाहिए। इसीलिए एक दो बच्चों के बाद में नसबंदी जैसी यानी महिला पुरुष से नसबंदी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है ना, उसके माध्यम से जो गर्भ निरोधक सामग्री होती है, जैसे निरोध वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है ना। जो निजी क्षेत्र की सहभागिता इस क्षेत्र में बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि निजी क्षेत्र भी आगे आए और महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सरकार द्वारा जन जागरूकता फैलाकर भी इस जनसंख्या के विषय में जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। ठीक है, खुशहाल परिवार दिवस नाम से आयोजन किया जा रहा है कि खुशहाल परिवार क्या होता है वो मनाएंगे। तो खुशहाल परिवार हर प्रत्येक माह की 21 तारीख को प्रदेश सरकार हमारी खुशहाल परिवार दिवस मनाती है। और खुशहाल परिवार कौन होगा? छोटा परिवार। तो 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले जो 57 जनपद हैं उनमें कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इनका सबका परिणाम ये हुआ है कि जो हमारी प्रजनन दर है उत्तर प्रदेश की वो निरंतर घट रही है। जैसे कि 1992-93 में हुआ पहला सर्वे। ठीक है, ठीक है, फिर 98-99 में हुआ, फिर 2005-06 में हुआ, फिर 15-16 में हुआ, और 19-20 में हुआ। तो अगर बात करें जो पहले हुआ था उसमें हमारी प्रजनन दर कितनी थी उत्तर प्रदेश की? 4.8 थी। फिर दूसरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 2 हुआ, उसमें प्रजनन दर 4.8 से घटकर 4 हो गई, यानी 8 पॉइंट का अंतर आया, यानी 0.8 पॉइंट का अंतर आया। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 हुआ, उसमें प्रजनन दर 3.8 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ, उसमें प्रजनन दर घटकर 2.7 हो गई। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें में घटकर कितनी हो गई? इस समय 2.4 है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रजनन दर कितनी है? वो 2 है, 2 से भी कम है। तो उस उतनी लाना है। ठीक है ना। तो 2030 तक लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया। तो वही है प्रश्न उसी के बारे में। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसे निर्धारित स्तर पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। कुल प्रजनन दर होता क्या है? तो कुल प्रजनन दर क्या होता है? बच्चों की वह औसत संख्या जो एक महिला के जीवन काल में पैदा होंगे, यानी कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर का अर्थ होता है बच्चों की वह औसत संख्या जो एक महिला अपने जीवन काल के दौरान पैदा करेगी, या एक महिला के जीवन काल के दौरान वो पैदा होंगे। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर का हुआ था 2020-21 में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर है वर्तमान में 2.4, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर कितनी है? तो वो 2.0 है। ठीक है, इसी स्तर पर हमको भी लाना। तो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम भी उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर को 1.7 के स्तर पर ले आएंगे, यानी राष्ट्रीय औसत से भी नीचे ले आएंगे। इसलिए वर्तमान सरकार यानी ये जो उद्देश्य निर्धारित कर दिया है कि 2030 तक जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर है 2.0 है, उससे भी कम 1.7 के स्तर पर ले जाएंगे। उसके लिए सरकार हमारी क्या प्रयास कर रही है? तो वर्तमान में सरकार कुल प्रजनन दर को निर्धारित सीमा में लाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रहे हैं? उसी के तहत प्रयास है कि सरकार ये चाहती है कि दो बच्चों के जन्म के अंतर बनाए रखने हेतु गर्भ निरोधक उपाय यानी दो बच्चों के बीच का जो जन्म का अंतर है वो बना रहे, ज़्यादा हो, ये ना हो कि हर साल बच्चे पैदा हों। ठीक है ना। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ओरल गोलियों वितरित कर रही है, निरोध का वितरण कर रहा है, IUCD हो गई, PPIUCD हो गया, गर्भ निरोधक इंजेक्शन जिसको अंतरा कहते हैं वो वितरण दिया जा रहा है। गैर हार्मोन गर्भ निरोधक गोली का वितरण किया जा रहा है। सेंट्रिको मान छाया आशा और चिकित्सा जो छाया आशा
तथा चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। यानी दो बच्चों के बीच जो जन्म होता है, दो बच्चों का जन्म होता है, उनके बीच के अंतर को बनाने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी चीज है कि महिला तथा पुरुष नसबंदी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ये जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों में प्रदान की जा रही है। उसके साथ साथ जैसे कोई प्रथम ये प्राथमिक संदर्भन इकाई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें नियत दिवस आउटरीच सेवाओं के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी सबसे पहला महिला पॉइंट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला और पुरुष नसबंदी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जो मिशन परिवार विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जितने भी जनपद है हमारे, समस्त जनपदों में परिवार नियोजन की गतिविधियां, गर्भ निरोधक सामग्री की उपलब्ध कराई जा रही है। यानी मिशन परिवार विकास कार्य योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो गर्भ निरोधक सामग्री होती है वो उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। परिवार नियोजन जो हमारा कार्यक्रम है उसके तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से हौसला साझेदारी योजना, ठीक है, इस शिक्षा संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है। यानी सरकार चाहती है कि जो हमारी परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसमें निजी क्षेत्र भी सहभागिता करे। उसके लिए हौसला साझेदारी योजना शिक्षा संस्था के माध्यम से संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है टेलीविजन के माध्यम से, जैसे हम दो हमारे एक या हम दो हमारे दो ऐसे करके नारे चलाए जा रहे हैं। ठीक है ना। टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन उपायों के विषय में और परिवार नियोजन लाभों के बारे में जागरूक किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। परिवार कल्याण सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु राज्य द्वारा 2020 से मुहिम के तौर पर, यानी सरकार क्या कर रही है कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मना रही है। खुशहाल परिवार दिवस में क्या होगा, परिवार जो छोटा होगा वो खुशहाल होगा। 3 या 3 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले, यानी ऐसे जनपद, प्रदेश के 57 जनपदों में कार्यक्रम संबंधित गतिविधियों की ग्राह्यता और गर्भ निरोधक सामग्री की जन समुदाय तक सुगम उपलब्धता हेतु मिशन परिवार विकास योजना अप्रैल 2017 से लागू किया गया। तो मिशन परिवार विकास योजना क्या है, तो ऐसे जनपद जिनमें जन्म दर, सकल जो प्रजनन दर है वो कितना, 3 या 3 से अधिक है, उनमें देखा जाता है कि गर्भ निरोधक सामग्री है वो सही तरीके से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, कार्यक्रम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए योजना लाई गई थी, कौन, मिशन परिवार विकास योजना। अब ये सरकार द्वारा जितने भी प्रजनन दर को नियंत्रण में लाने के लिए, सरकारी जो राष्ट्रीय औसत दर है उससे कम लाने के लिए, औसत में लाने के लिए सरकार द्वारा जो जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कुल प्रजनन दर में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। जो नेशनल फैमिली हर सर्वे 1 था, उसके अनुसार जब 92-93 में सर्वे हुआ तो उसके अनुसार कुल प्रजनन दर उत्तर प्रदेश की 4.8 थी, फिर 4 हो गई, फिर देखिए घटकर 3.8 हो गई, और जब 15-16 में हुआ तो 2.7 हुई, फिर आगे चलकर हुआ तो 2.4 हो गई। अगर यही रफ्तार रही, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार निर्धारित समय के पूर्व ही कुल प्रजनन दर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। जो अगला हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आयुष्मान भारत योजना के बारे में है। आपने बहुत नाम सुना होगा और कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो इसके बारे में जानता ही होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो इसी के बारे में बताना है कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी उसके क्या लाभ हैं, इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे कारगर सिद्ध हो सकती है। तो प्रश्न क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह योजना कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, विवेचना कीजिए। यानी इसमें आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना है, उसकी कुछ विशेषताएं बता दोगे, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है वो बताना है। तो उसके फीचर, आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई उसके फीचर बता देना है। फिर ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जनसंख्या गरीब है, कम आय वाली है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। यहाँ पे स्वास्थ्य खर्च सही नहीं है, जनता लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ऐसी दशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो उसी तरह देखते हैं, शुरू करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, तो आयुष्मान भारत योजना क्या है। सरकार ने, होता क्या है, जैसे ही बीमारी आती है ना किसी भी परिवार में, तो चाहे अमीर परिवार हो चाहे गरीब परिवार हो, सब के सब कंगाल हो जाते हैं। और प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल अभी तक थे, वो सरकारी अस्पताल सही तरीके से इलाज नहीं करते थे। मरीज पड़ा रहता था, पता चले कि मर जाता है, तब पता चलता है कि अरे यार, कार्यवाही डॉक्टर ही नहीं है इतनी ज़्यादा संख्या में, तो कैसे काम हो पाए।
और ठीक है, और निजी अस्पताल में जाओगे कोई लेके जाएगा तो गरीब आदमी तो लेके ही नहीं जा पाएगा, अमीर आदमी भी जाता है तो उसका भी पैसा लुट जाता है एक हिसाब से। तो इसीलिए ये योजना लेकर आई थी सरकार द्वारा गरीबों को बचाने के लिए, स्वास्थ्य खर्च उनका कम करने के लिए, ताकि एक तरफ तो अच्छा मानव संसाधन तैयार किया जा सके और दूसरी तरफ गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं या सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं, उनको जो स्वास्थ्य के ऊपर उनका बीमार हो जाता है कोई घर का, तो स्वास्थ्य के ऊपर जो एक बड़ा खर्च होता है उससे बचाने के लिए सरकार यही योजना लेके आई थी। देखिए, इस योजना की शुरुआत की थी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, झारखंड रांची से इसकी शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि सरकार प्रत्येक परिवार का इसको एक कार्ड जारी करती है। इस योजना का जो लाभार्थी होता है उसको एक कार्ड जारी किया जाता है, जिसको कहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड या आयुष्मान कार्ड। इस आयुष्मान कार्ड प्रत्येक परिवार को जारी किया जाता है, और एक परिवार के अंतर्गत जितने लोग आते हैं, 4-5 लोग आते हैं, उनको ये इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है, बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1 साल के अंदर, यानी प्रति साल, प्रति वर्ष 5 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। और कि 5 लाख तक अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है और खर्च 5 लाख तक आता है तो उसका वहन सरकार करेगी, हर साल नया हो जाएगा अगर, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसमें यही विशेषता है कि, और इसमें ये करीब करीब 10 करोड़ परिवारों को जारी किया जा चुका है, सॉरी, हाँ, 10 करोड़ परिवारों को जारी किया जा चुका है। तो 10 परिवार, अगर एक परिवार का एवरेज 5 लोगों को माने तो करीब करीब 50 करोड़ जनसंख्या को ये कवर करता है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से क्या होता है कि आप कहीं भी है कार्ड लेके जाइए, सरकारी जितने अस्पताल हैं वहां पे तो कार्ड लेके जाएंगे तो मुफ्त इलाज हो ही जाएगा। लेकिन आप निजी अस्पताल में अगर लेके जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का कोई, तो वहां पे आप कार्ड बनवा लीजिए, या फिर कार्ड लेके जाएंगे तो जितना खर्चा होगा इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा और खर्च सरकार दे देगी। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है कि उत्तर प्रदेश हमारा इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है, ज़्यादातर आबादी, अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये आया है सामने कि करीब करीब हमारी 37 से 38% जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है वो गरीबी रेखा से नीचे, यानी बहुआयामी गरीबी के लपेटे में है, झपेटे में है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी जनसंख्या को ये जो बीमा योजना है इसके माध्यम से लाभ प्रदान कराया जा सकता है। उसका जो स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्च होता है उससे उसको बचाया जा सकता है, उसकी आय बढ़ाई जा सकती है, और प्रदेश का जो मानव संसाधन है उसको अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। प्रदेश में अच्छा मानव संसाधन तैयार किया जा सकता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ किताब में। तो भारत सरकार ने गरीब परिवारों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 2018 में, जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शुरू की थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 2018 में झारखंड के रांची से किया था। इसके प्रमुख बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस योजना के तहत जो प्रत्येक लाभार्थी परिवार होता है उसको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर निःशुल्क प्रदान किया जाता है, यानी 5 लाख तक का इलाज उसको निःशुल्क होता है, चाहे सरकारी अस्पताल में कराए चाहे सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में करवाए। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थी को शामिल किया गया था। यानी अगर 10 करोड़ परिवारों को ये कार्ड जारी कर दिया गया, इसका मतलब है 50 करोड़ लोग इसके अंतर्गत इस योजना के दायरे में आ गए। इस योजना के लाभार्थी माध्यमिक या तृतीयक देखभाल अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। इस योजना में सभी सरकारी अस्पतालों एवं चयनित निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है, यानी या तो आप सरकारी अस्पतालों में इलाज करा लो, या चयनित जो चुने गए हैं, जो सूचीबद्ध है, उन निजी अस्पतालों में भी योजना इलाज हो सकता है, कार्ड लेके जाओ इलाज हो जाए। इस योजना के अंतर्गत परिवार के आकार कितना है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, आयु क्या है, लिंग क्या, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी सारी चीज़ों से इलाज किया जाता है। बस इसके लिए ये नहीं कि इतने से उम्र से ज़्यादा हो गए तो उसका इलाज नहीं होगा, या तुम्हारी आयु ज़्यादा होगी तो उसका इलाज नहीं होगा, सबका इलाज होगा। योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, यानी आप इस कार्ड को लेकर जाइए, इस योजना के अगर लाभार्थी हैं तो देश में कहीं भी आप इलाज कराइए, सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आपको मुफ्त इलाज होगा 5 लाख तक का। तो योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, अर्थात यानी लाभार्थी कैशलेस उपचार के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकते हैं। सार्वजनिक अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। जो सार्वजनिक अस्पताल होते हैं, जैसे जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उनको भी वही उतना ही पैसा प्रदान किया जाता है जिनको निजी अस्पतालों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, अस्पताल में भर्ती होने के लिए
जो बड़ा खर्च होता है उससे गरीब नागरिकों को बचाना, ताकि गरीब परिवारों के वित्तीय जोखिम को कम किया जा सके, साथ ही साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके। इस योजना के लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ लगभग 24 करोड़ आबादी निवास करती है और इस आबादी का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। अगर बात करें नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी किया गया था, उसके अनुसार ये माना जाता है, देखा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार कि उत्तर प्रदेश की करीब करीब 37% 37 से ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गरीब है। उत्तर प्रदेश जो है बिहार की कितनी परसेंट जनसंख्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी के अंतर्गत आती है, वो 51% जनसंख्या। झारखंड की 42% जनसंख्या। उसके बाद तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश देश में तीसरा नंबर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। इसलिए यह योजना उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों जहाँ एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है उसके लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 1.2 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। 2 करोड़ परिवार का मतलब है 1.2 करोड़ परिवार का मतलब है एक में 5 करोड़ लोग, एक परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो 1.2 करोड़ का मतलब है करीब करीब 5-6 करोड़ लोग इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गए। आयुष्मान भारत योजना एक और जहां गरीब एवं कमजोर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यानी गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को इसके माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें इलाज पर पड़ने वाले बोझ से बचाकर उनकी आय बढ़ाने में मददगार भी साबित हो रही है। यह योजना आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके एवं और अधिक आबादी तक इसका विस्तार किया जाए। यानी इसके लाभ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जरूरी है कि इसको देखा जाए कि इसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन होता रहे और से ज़्यादा आबादी तक इस योजना का, इस कार्ड का विस्तार किया जा सके। जो अगला हमारा क्वेश्चन है इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। वो जैसे हमने आयुष्मान भारत योजना देखा था, उसके माध्यम से एक कार्ड प्रदान किया जा रहा है जिसमें उनको बीमा है, ठीक है ना, और बीमा के माध्यम से अगर स्वास्थ्य बीमार होते हैं या कोई दिक्कत होती है आपातकाल की स्थिति में, तो सरकार उसको पैसा दे रही है। लेकिन एक और इसी से मिलती जुलता सरकार योजना लेकर आई जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से भी सरकार द्वारा एक कार्ड बनाया जाता है और उसको भी आयुष्मान कार्ड कहते हैं। ये अलग है थोड़ा, नहीं, इसको कहते हैं आभा कार्ड। जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत जो कार्ड बनाया जा रहा है उसको आभा कार्ड कहते हैं, और जो आयुष्मान कार्ड है वो अलग होता है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि जो अलग है वो क्या है। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके अंतर्गत बनाया जाने वाला कार्ड क्या है और यह आयुष्मान कार्ड से किस प्रकार अलग है। तो सरकार जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड लेकर आई थी वो अलग है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत जो कार्ड जारी किया जा रहा है आभा कार्ड, वो अलग है, ठीक है ना। आभा कार्ड, ये देखिए आभा कार्ड जारी किया जा रहा है वो अलग है। अब ये क्या होता है, जो आभा कार्ड सरकार जारी कर रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक सरकार लेके आई है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल से पता चल रहा है कुछ ना कुछ अंक से संबंधित, डेटा से संबंधित काम हो रहा होगा। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक कार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है, और ये सभी को प्रदान किया जाता है। किसी भी नागरिक को, जो आयुष्मान कार्ड था वो केवल गरीब परिवारों को, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। लेकिन जो आभा कार्ड है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, वो सभी को प्रदान किया जा सकता है। देश का कोई भी नागरिक इसको बनवा सकता है। इसमें होता क्या है मेनली, तो इसमें ये होता है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी से संबंधित, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन सी दवा एलर्जी करती है, कौन सी फायदा करती है, उसने कब कब कौन से इलाज करा है, ये सारा डेटा डिजिटली स्टोर रहता है। इसमें एक बार कोड रहता है स्कैन करके, और जो मरीज होता है जिसके पास ये कार्ड होता है उसके फ़ोन में OTP आएगा, उसके माध्यम से जिस डॉक्टर को, जिस अस्पताल को चाहेगा तो वो दे देगा, और जो मरीज की मर्जी से वो इसको देख सकते हैं डॉक्टर और उसका इलाज कर सकते हैं। इसका लाभ ये रहेगा कि फाइल लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक करते ही पूरी मरीज के से संबंधित मरीज और
रोगी से संबंधित, मर्ज और मरीज से संबंधित पूरी पूरी जानकारी उनको मिल जाएगी। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और ये आयुष्मान कार्ड से कैसे अलग है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड केवल गरीब वर्ग को जारी किया जा सकता है, ये सभी को जारी किया जा सकता है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड क्या था, ये बीमा कवर प्रदान करता है कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको बीमारी का खर्च सरकार वहन करेगी। लेकिन ये जो आभा कार्ड है वो आपकी जानकारी इकट्ठा की जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बनाया जाने वाला कार्ड क्या है, जो आभा कार्ड कहते हैं, और यह आयुष्मान कार्ड से कैसे अलग है, इसके बारे में देखना है। तो उत्तर क्या है, प्रधानमंत्री ने 2021 में वर्चुअल माध्यम से यानी आभासी माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ना। यानी स्वास्थ्य प्रणाली, इसका उद्देश्य क्या था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि देश की जो स्वास्थ्य प्रणाली है हमको उसको बेहतर बनाना है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं को भी डिजिटलीकरण कर दिया जाए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत देश के हर नागरिक को, चाहे जो हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सभी को, हर नागरिक को एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। आभा कार्ड की विशेषता क्या रहेगी, आभा कार्ड की विशेषता ये रहेगी कि अब नागरिकों को आभा कार्ड बनने, जब आभा कार्ड नागरिक बनवा लेंगे तो अब नागरिकों की बीमारी से संबंधित सारी की सारी जानकारी, सूचनाएं ऑनलाइन संचित रहेंगी। इसे बनवाने के बाद इलाज करवाने के लिए व्यक्ति को हर जगह रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि एक्सरे की रिपोर्ट ये हो गई, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट ये हो गई, दवा ये खाई, सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर और जो डॉक्टर्स होंगे, जो हेल्थ प्रोफेशनल होंगे, इस जानकारी को संबंधित मरीज या व्यक्ति की सहमति से ही देख सकते हैं, जिससे हर नागरिक की निजता का भी अधिकार मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि मरीज की जानकारी कोई भी देख लेगा कि उसको कौन सा रोग है। जो भी डॉक्टर होगा, हेल्थ प्रोफेशनल होगा, वो मरीज की सहमति से उसको देख सकेगा। आभा कार्ड बनवाने पर हर व्यक्ति को 14 अंकों का एक आईडी नंबर मिलेगा। आपको 14 अंकों का, जैसे आधार में एक आईडी नंबर 16 अंकों का शायद होता है, तो आभा कार्ड में 14 अंकों का आईडी नंबर मिलेगा। साथ ही साथ इस कार्ड पर एक क्यूआर कोड भी होगा, क्यूआर कोड होगा जिसे स्कैन करके जानकारी को रीड किया जा सकता है। 14 अंकों का एक आईडी नंबर होगा, एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, उसको आभा कार्ड या फिर ओटीपी की आवश्यकता होगी, जिसे व्यक्ति की सहमति पर ही देखा जा सकेगा। आभा कार्ड में क्या क्या होगा, व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, उसको कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, कौन सी दवाई खाई है, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या है, डॉक्टर से संबंधित अन्य सभी जानकारी दर्ज की जाएंगी और आवश्यकता पड़ने पर सारी की सारी उपलब्ध हो जाएंगी। ऑनलाइन इलाज, पर्सनल डॉक्टर, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं आपके फ़ोन पर ही मिल जाएंगी। जब आपको पता होगा, जब ये ऑनलाइन आ गया कि आपको ये बीमारी है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देने लगेंगे कि आपको इन इन चीज़ों से बचना है। ऑनलाइन ही आपको पता चल जाएगा, ये दवा खानी है, ये खाना खाना है, नहीं खाना, इन चीज़ों से परहेज करने, सारी चीज़ें। यानी टेलीमेडिसिन हो गई, पर्सनल डॉक्टर मिल गया, ऑनलाइन इलाज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सरकारी, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक आदि के साथ आसानी से साझा कर पाएंगे। अब इसमें अंतर क्या है कि जो जो हम अभी देख रहे थे, आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड में क्या अंतर है, तो आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड में क्या अंतर है। जो आयुष्मान कार्ड है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, एक बीमा, जीवन बीमा है, जबकि स्वास्थ्य बीमा है, स्वास्थ्य बीमा कार्ड। जबकि आभा कार्ड एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, जिसमें मरीज से संबंधित सारी, मरीज के व्यक्ति के मर्ज से संबंधित सारी जानकारी होगी। आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए केवल गरीब लोग बनवा सकते हैं, लेकिन आभा कार्ड हर नागरिक बनवा सकता है। आयुष्मान कार्ड इलाज के वक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, जबकि आभा कार्ड व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री सुरक्षित कर रखने का काम करता है। जो लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5वां नंबर, मतलब एक और था उसको पहले कर लिया गया, अब ये बचा है 5वां नंबर। वो क्वेश्चन है हमारा स्वास्थ्य से संबंधित, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें है, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति क्या है और यह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कितनी कारगर साबित हो सकती है, विवेचना कीजिए। यानी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, जैसे आप सुने होंगे कि जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, सिद्ध हो गया, होम्योपैथी हो गया, सोवा रिम्पा हो गया, तो ये क्या है, और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को
ठीक करने में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैसे कारगर साबित हो सकती हैं, ये बताएंगे। तो आसान भाषा में अगर हम समझ लें कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति होती क्या है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति क्या है, तो परंपरागत जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो परंपरा से आई है चिकित्सा पद्धति, जो एक बड़े अनुभव के बाद सामने आई है, ठीक है ना, जो मतलब ऐसी चिकित्सा पद्धति जैसे आपने गांव में भी देखा होगा, कोई आयुर्वेद होता है, वैद्य होता है, ये सारे लोग इलाज किया करते हैं। आज भी जो डाबर वगबर होते हैं, यूनानी होती है, होम्योपैथी होती है, उसके इलाज होते हैं, उनकी तरीका ही अलग होता है। ये ज़्यादातर जो इलाज की पद्धतियाँ होती हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती हैं, ये लक्षण पर काम नहीं करती हैं, जड़ पे काम करती है। जो बीमारी को प्राकृतिक रूप से उसके लक्षण को समझा जाता है, और इनका इलाज जैसे होता है जड़ी बूटियों के द्वारा होता है, खनिज लवण के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, इन सारी चीज़ों के द्वारा, योग के जरिए होता है, इन चीज़ों को दूर करते हैं। ठीक है, योग कर करके मेडिटेशन, ध्यान, इन सारी चीज़ों पर केंद्रित होती है, और उससे शरीर की जो अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, स्वास्थ्य को अंदर से सुधार किया जाता है, वो होती है परंपरागत चिकित्सा पद्धति। यानी अगर कहने का मतलब है कि जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति, उसका मतलब है कि जो हमारे प्राचीन काल से, जो पुराने समय से चली आ रही जो इलाज की विधियां हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में होती हैं, अब तब भी लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन आज जैसे डॉक्टर और वो नहीं थे हॉस्पिटल, तो परंपरागत पुराने समय से चली आ रही ये इलाज की विधियां होती है, जिनका उपयोग कैसे किया जाता है, इनमें इलाज किया जाता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, घरेलू नुस्खों के माध्यम से, प्राकृतिक तरीके से बीमारियों को ठीक किया जाता है। इसमें आजकल की तरह से, आजकल जैसे आधुनिक डॉक्टर होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, मशीनें होती हैं, वैसे इनका इलाज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, और अगर देखें तो ये प्रकार की होती है। तो इनको एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे क्या क्या होता है। तो चलिए, बुक में क्या दिया है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति। परंपरागत चिकित्सा पद्धति कई मानव पीढ़ियों द्वारा, यानी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति होती है, कई पीढ़ियों से मानव द्वारा विकसित वह ज्ञान प्रणालियां होती है, जिनका प्रयोग करके आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से भिन्न तरीके से शारीरिक और मानसिक रोगों की पहचान की जाती है, निवारण किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। परंपरागत चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी का एक समूह है। यानी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति था, जो आयुर्वेद, प्राकृतिक, सिद्ध, ये चल रहे थे, सोवा रिम्पा, और जो होम्योपैथी था उसका समूह है। इसके अंतर्गत आयुर्वेद, इसके अंतर्गत जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आती है, उसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिम्पा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आती है। इनका संक्षिप्त नाम रखा गया है आयुष। ए मतलब आयुर्वेद, यू मतलब यूनानी, ऐसे करके फुल फॉर्म इसका दिया गया, सोवा रिम्पा हो गया, ये सारी चीज़। तो सबसे पहली चीज़ हम आयुर्वेद को देखेंगे, फिर योग को देखेंगे, ये किस प्रकार से मदद करता है प्राकृतिक चिकित्सा, फिर प्राकृतिक चिकित्सा में देखेंगे, फिर यूनानी को देखेंगे, ठीक है, फिर सिद्ध को देखेंगे, सिद्धा, होम्योपैथी को देखेंगे, सोवा रिम्पा को देख, और ये देखेंगे कि ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के लाभ क्या होते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में किस प्रकार से प्रभावी हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ये देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद जो आयुष नाम है उसी में सबसे पहला आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या होता है, जीवन का एक विज्ञान होता है, उपचार का एक सबसे पारंपरिक तरीका है। आयुर्वेद जीवन का एक विज्ञान है, उपचार का एक पारंपरिक तरीका है, जो शरीर, मन, आत्मा के बीच एक संतुलन संतुलन बनाता है। चिकित्सा की एक समृद्ध प्रणाली है, ये तो सब समृद्ध प्रणाली है। इसमें उपचार के लिए, यानी आयुर्वेद में उपचार के लिए हम जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके विषय में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अथर्ववेद, इसके अनुसार मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में रोग जो होते हैं वो वात, पित्त और कफ दोषों के कारण होता है, इसलिए इसमें संतुलन होना अति आवश्यक है। यानी मेन पॉइंट ये है इसमें कि जो आयुर्वेद है वो सबसे प्राचीन, सबसे पारंपरिक तरीका आता है, ठीक है ना। इसमें जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज किया जाता है। इसका जो वर्णन है वो अथर्ववेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में किया जाता है। इसमें शरीर में रोग का कारण किसको माना जाता है, रोग का कारण वात, पित्त और कफ दोषों को रोग का कारण, दोषों का कारण माना जाता है, और इनका संतुलन होना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार से हमारा योग होता है। योग जो शब्द है संस्कृत के युज शब्द से मिलकर बना है, युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एकत्रित करना। योग जो है ईश्वर की सार्वभौमिक आत्मा के साथ
व्यक्तिगत आत्मा का मिलन होता है। यह व्यक्ति के मन, ऊर्जा, भावनात्मक स्तरों पर कार्य करके शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। अष्टांग योग की वकालत इन्होंने पतंजलि ने की थी। इसके घटक क्या क्या होते हैं? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। ये घटक शारीरिक अनुशासन लाते हैं, सांस के नियमन में मदद करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, चिंतन और ध्यान को बढ़ावा देते हैं। ये तकनीकें मानसिक और शारीरिक रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। यानी सीधी सी बात अगर बात करें तो जो योग होता है इसमें क्या किया जाता है? योग किया जाता है। पतंजलि को इसके पिता कहा जाता है जिन्होंने अष्टांग योग की संकल्पना की थी। इसमें सांस का नियमन किया जाता है, इसमें ध्यान किया जाता है, चिंतन किया जाता है, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है और इसके माध्यम से जो मानसिक और शारीरिक रोगों का इलाज किया जाता है। ज़्यादातर मानसिक रोग ही काम करते हैं मेडिटेशन से, तो मानसिक एवं शारीरिक रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसी तरीके से हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा इसकी उत्पत्ति हुई थी जर्मनी में। इस चिकित्सा विधि की उत्पत्ति जर्मनी में हुई थी। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की एक ऐसी प्रणाली है जो शरीर के स्व उपचार तंत्र पर जोर देती है। यानी कि शरीर में थोड़ा सा कुछ चीज कर दो, वो अपने मन से अपने आप को सुधार लेगा। यानी इस चिकित्सा विधि की उत्पत्ति जर्मनी में हुई थी जो प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार की एक प्रणाली है जो शरीर के स्व उपचार तंत्र पर जोर देती है। इसमें मानव शरीर से अवांछित अनुपयोगी विभक्त पदार्थों को शरीर से निकाल करके रोग का इलाज किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा की उपचार विधियों में पोषण, हर्बल दवा, शारीरिक हेरफेर, बृहदांत्र, सिंचाई, उपवास, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चीजें की जाती हैं। यानी प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है कि ये जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें ये माना जाता है जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी और ये माना जाता है कि ये किस पर आधारित? शरीर की स्व उपचार तंत्र पर आधारित है कि शरीर अपने आप को स्वयं ठीक कर लेता है, इस पर आधारित है। इसमें क्या किया जाता है? शरीर से अवांछित, अनुपयोगी और विविक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर रोग का इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है, ठीक है। इसमें और इसी प्रकार से यूनानी चिकित्सा होती है। यूनानी चिकित्सा एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति होती है जो यूनान में उत्पन्न हुई है और पूरे विश्व में फैल गई। यानी यूनानी चिकित्सा का जो उद्भव हुआ था ये यूनान में हुआ था और बाद में ये पूरे विश्व में फैल गई। इस चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटियों, खनिजों और पशुओं से दवाओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। बुकरात, जिसको अंग्रेजी में हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, यानी बुकरात है और अंग्रेजी में हिप्पोक्रेट्स कहते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है, इसको यूनानी चिकित्सा पद्धति का जगत माना जाता है। यानी जो यूनानी चिकित्सा पद्धति, इसका नाम से ही पता चलता है कि इसका उद्भव जो हुआ यूनान में हुआ, फिर पूरे दुनिया में फैल गई, ठीक है ना। इसके जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेट को, ठीक है। और इसमें जड़ी बूटी, खनिज और पशुओं के विभिन्न तत्वों से, पशुओं के अंगों से, चीजों से, तत्वों से दवाओं का निर्माण किया जाता है। ये भारतीय चिकित्सा जो विधि आयुर्वेद है उसके अत्यंत निकट है। इसमें क्या होता है? कफ, बलगम, पीला पित्त यानी सफरा, काला पित्त यानी सौदा, इसकी प्रधानता के आधार पर रोगों के लक्षणों का पता किया जाता है और इसी के आधार पर उनका उपचार किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक है सिद्धा। तो सिद्धा के बारे में अगर जानते हैं तो इसकी उत्पत्ति हुई थी तमिलनाडु में। सिद्ध जो हुए थे ये बौद्धिस्ट से संबंधित है। सिद्धनाथ ये सब बुद्धिस्ट थे और इसमें जो 84 सिद्ध हुए हैं बुद्धिस्टों में, और यही क्या कहते हैं वो जो सिद्ध थे उन्होंने इलाज की एक पद्धति खोजी थी और उसी के नाम पर उसका नाम सिद्ध पड़ा। तो इसके बारे में अगर पढ़ें तो सिद्ध जो होता है, सिद्ध तमिलनाडु में उत्पन्न हुई सबसे पुरानी औषधि प्रणालियों में से एक है। सिद्ध शब्द तमिल शब्द सिद्धि से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्राप्ति या पूर्णता। जैसे कहते हैं इसको इस सिद्धि मिल गई है। सिद्ध औषधि प्रणाली न केवल रोग के इलाज पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि यह रोगी के व्यवहार, पर्यावरण पहलुओं, उम्र, आदतों, शारीरिक स्थिति को भी ध्यान में रखती है। यह पद्धति तमिल भाषी भागों में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यानी तमिल भाषी जो क्षेत्र है उसमें प्रमुखता से इसका उपयोग किया जाता है और अगस्त ऋषि को इसकी जनक माना जाता है। यानी अगस्त ऋषि इसमें दिखा हुआ है, लेकिन मेन चीज है कि सिद्धों ने, जो बौद्धिस्ट से सिद्ध, उन्होंने इसका जनक माना जाता है। 84 सिद्ध हुए थे, उन्होंने आगे चलकर इसका डेवलपमेंट किया था। इसे 18 सिद्धों, संत लोग जो सिद्ध प्रणालियों का अभ्यास करते थे द्वारा प्रचारित किया गया था। सिद्ध चिकित्सा में इलाज शरीर के 7 घटकों प्लाज्मा, खून, मांसपेशी, फैटी टिश्यू, हड्डियों,
नसों, सीमेन आदि पर आधारित होता है। इसमें दवा निर्माण के जड़ी बूटियों के अलावा धातुओं, खनिजों का भी उपयोग किया जाता है। तो सिद्ध अगर बात करें तो इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु में उत्पन्न हुई। जो श्रद्धा है वो चिकित्सा की, जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो तमिलनाडु में उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ प्राप्ति या पूर्णता होता है। ये तमिलनाडु वाले जो भाषाभाषी क्षेत्र है उसमें ये फैली। और इसका अगर आप लिखें तो लिख सकते हैं कि सिद्धों द्वारा, 84 सिद्धों द्वारा इस पद्धति का प्रचार प्रसार किया गया था। संत लोग थे, इन्होंने इसका प्रणालियों का अभ्यास करते किया था। और इसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है, तो इलाज किया जाता है शरीर के 7 घटक होते हैं, जैसे रक्त होता है यानी खून, प्लाज्मा, मांसपेशी, फैटी टिश्यू, हड्डी, नसें, सीमन, इस पर आधारित होता है। दवा का निर्माण जड़ी बूटियों से, धातुओं से, खनिजों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह होम्योपैथी की खोज जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन द्वारा 18वीं सदी के अंतिम दशक में की गई थी। यानी सीधा से लिखिए कि होम्योपैथी का उद्भव भी प्राकृतिक चिकित्सा की तरह जर्मनी से माना जाता है। यह समरूपता दवा सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जाता है। होम्योपैथिक दवाओं को पशुओं, पौधों, खनिजों एवं प्राकृतिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। यानी होम्योपैथी का जन्म भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तरह जर्मनी से माना जाता है। ये समरूपता दवा सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें सबसे पहले अगर उपचार करने के लिए क्या करते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसको प्राकृतिक रोग अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है। उसमें कुछ ऐसा चीज किया जाता है कि उसमें रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं, फिर देखा जाता है कि कैसे उत्पन्न हुए, फिर रोगी का इलाज किया जाता है। इसमें दवाओं को बनाने के लिए पशुओं, पौधों और खनिजों, अन्य प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और उससे तैयार किया जाता है। इसी तरीके से एक जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, सोवा रिम्पा। जो सोवा रिम्पा है, सोवा रिम्पा को आमची और तिब्बत चिकित्सा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आमची और तिब्बत चिकित्सा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग तिब्बत, भूटान, चीन, भारत के हिमालयी राज्य जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। सोवा रिम्पा में रोगों का जो इलाज होता है वो आमतौर से 5 तत्वों, एक होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर आधारित होता है। इन सिद्धांतों के आधार पर सोवा रिम्पा की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी स्थापित की जाती है। तो सोवा रिम्पा की अगर बात करें, ये भी एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। इसको क्या कहते हैं, आमची और तिब्बत चिकित्सा प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। ये तिब्बत में, भूटान में, चीन में और भारत के हिमालयी राज्यों में ये प्रचलित है। ठीक है, इसमें रोगों का इलाज कैसे होता है, 5 तत्वों पर आधारित होता है। 5 तत्व में क्या आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इस पर आधारित होता है। और इसी सोवा रिम्पा की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी स्थापित होती है इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। अब जो ये हम सारी पद्धतियां पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, सोवा रिम्पा, होम्योपैथी, सिद्ध, ठीक है, यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें पढ़ सकें तो इनके लाभ क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लाभकारी हमारे हो सकते हैं। तो इसके लाभ ये होते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है ना, सस्ता होता है। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो भी इलाज किया जाता है, उपचार होता है, वो एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाओं की तुलना में बेहद सस्ता, सुलभ होता है। और इस जो परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति होती है, इन दवाओं के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, रोगों का जड़ से इलाज संभव हो पाता है, जैसे इनकी दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं, तो लाभ यही होता है कि दवाओं के जो होता है इसके साइड इफेक्ट नहीं होता है कोई, ठीक है, साइड इफेक्ट नहीं होता, इलाज जड़ से इलाज हो जाता है, एलोपैथ की तुलना में सस्ता, सुलभ होता है। इससे पुरानी लाइलाज गंभीर बीमारियों का इससे इलाज किया जा सकता है। शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है, यानी केवल शरीर पर ही ठीक करने पर बल नहीं दिया जाता है। और ये दवाओं क्या होता है, ये इलाज शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बल दिया जाता है। जैसे एलोपैथिक को अगर देखेंगे तो ज़्यादातर वो लक्षण पे काम करेगा, बीमारी पे काम करेगा, लेकिन ये कहीं नहीं बात करेगा। बहुत बाद में ये लोगों ने सोचा था कि नहीं, हमको मेडिटेशन करना है, हमको ध्यान करना है, और मन भी बीमार होता है तो इस पर केंद्रित नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होती है, जैसे आयुर्वेद वगैरह होता है और योग होता है, इनमें शारीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी बल दिया जाता है। इसमें दवाओं पर
नहीं निर्भर रहा जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जाता है ताकि वह रोगों से लड़ सके। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता को देखा। योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्ध, यूनानी औषधियों ने एक ओर जहां लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद की, जिससे कोरोना संक्रमण से बचने में सफल रहे, तो वहीं दूसरी ओर संक्रमित व्यक्ति को शीघ्र ठीक करने में इन्होंने मदद की। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, गरीबी रेखा, इतनी ज़्यादा गरीब लोग हैं। जो नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार करीब करीब 37 से 38% लोग जो है हमारे हैं बहुआयामी गरीबी की चपेट में हैं। तो ऐसी स्थिति में दूर दराज के गांव हैं, पिछड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर संसाधन नहीं है, सड़क नहीं है, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एक बड़ी आबादी दूर दराज गांवों में रहती है, जहां एलोपैथिक दवाइयां और बड़े डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं के बराबर है। साथ ही एक बड़ी आबादी महंगे और आधुनिक इलाज को वहन करने में सक्षम नहीं है। पैसा ही इतना नहीं है कि इन अंग्रेजी दवाओं का खर्च उठा सके। वहीं इस दिशा संदर्भ में देखें तो हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं। वरदान से कहीं कम नहीं है, क्योंकि जब ये अंग्रेजी दवाएं नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, तो यही परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से ही लोगों का इलाज होता था। यह शहरी क्षेत्रों में भी उतना ही कारगर है एवं प्रभावी है जितना ग्रामीण क्षेत्रों में है। यह आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक विकल्प बन रही है। भारत सरकार ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए 2014 में इसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया था, आयुष मंत्रालय। इसके महत्व को देखते हुए अप्रैल 2022 में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई थी। आवश्यकता इस बात की है कि इसके अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाए, इसे आधुनिक चिकित्सा विधि के साथ जोड़ा जाए।